हेलो, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का काल कितने भागों में विभाजित किया गया और ये क्या है, आदिकाल और भक्ति काल, वीर गाथा काल या फिर रीति काल, ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनसे कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण बताइए। तो हिंदी साहित्य का जो काल है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है और उसे विभाजित करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इन्होंने क्या क्या मतलब कितने भाग बताए हिंदी साहित्य के? तो 4। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय था वो था 1050 से 1375 तक का। पूर्व मध्यकाल का जो समय था वो था 1376 से 1700 का। और उत्तर मध्यकाल का जो समय था वो था 1701 से 1900। और आधुनिक काल का समय था 1901 से वर्तमान समय। अब जो इन्होंने 4 भाग बताए हैं हिंदी साहित्य के, वो इन्होंने समय के अनुसार बताया कि 1050 से 1375 संवत का जो समय है उसे आदिकाल बोलेंगे, 1376 से 1700 संवत का जो समय है उसे पूर्व मध्यकाल और 1701 से 1900 संवत का जो समय है उसे उत्तर मध्यकाल और 1901 से जो वर्तमान का समय है उसे आधुनिक काल बोलेंगे। और दूसरी साइड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि आदिकाल में जो है जितने भी कवि अपनी रचनाएं कर रहे हैं या फिर कविताएं लिख रहे हैं उसमें वीर रस की प्रधानता है, यानी कि इनकी कविताओं में जो है वीरता ही दिखाई दे रही है। तो इन्होंने क्या किया, आदिकाल को एक दूसरा नाम दिया, वीर गाथा काल। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो पूर्व मध्यकाल है उसमें जो कवि रचनाएं कर रहे हैं उसमें भक्ति की भावना अधिक दिखाई दे रही है, तो इन्होंने पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम दिया भक्ति काल। और इन्होंने फिर देखा कि उत्तर मध्यकाल में जो है कुछ नियम बनाए गए थे रचनाओं के कि हाँ इसी नियम के आधार पर रचनाएं रची जाएंगी, तो इन्होंने क्या किया कि उसे रीति काल बोल दिया। और लास्ट आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता थी तो उसे जो है गद्य काल बोला गया। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि हिंदी साहित्य के काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया था समय के अनुसार, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और इसी को इन्होंने प्रकृति और रचनाओं के आधार पर इसका दूसरा नाम भी दे दिया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या गद्य काल। आपने बुक में देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कहीं जो है वीर गाथा की जगह आदिकाल लिखा रहता है। तो नाम इसके सेम है, एक को जो है प्रकृति और रचनाओं के आधार पर दूसरा नाम दे दिया। अब ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसे डिटेल में देखते हैं कि आदिकाल क्या है। तो आदिकाल का जो समय है वो है 1050 से 1375 संवत तक का। इसे चारण काल या वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस काल के कवि राजाओं पर आश्रित होते थे और युद्ध में भी राजा की ओर से ही युद्ध करते थे। तो जब युद्ध करने के बाद राजा विश्राम करने लगते थे तो कवि जो है उनके पास आकर के उनका गुणगान करते थे और उनके गुणगान में मुख्य रूप से वीर रस ही दिखाई देता था, यानी कि वो राजा की वीरता की प्रशंसा करते थे, राजा के वीरता से रिलेटेड बातें करते थे। तो जो भी चीज़ें होती थी वो वीर रस की दिखाई देती थी, तो इसीलिए आदिकाल का नाम जो है वीर गाथा काल भी पड़ा। और इसके जो है इस समय के प्रमुख जो कवि हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो, परिमाल रासो, हमीर रासो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल क्यों पड़ा, तो इसलिए क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता थी और इसके प्रमुख कवि कौन थे, पृथ्वीराज रासो, परिमाल रासो और हमीर रासो। और इसका समय कब से था, 1050 से 1375 संवत तक का। उसके बाद अगला है कि भक्ति काल क्या है। तो भक्ति काल का जो समय है वो है 1376 से 1700 संवत का। इस काल का जो समय था कि इस समय क्या था कि मुगल शासक जो है भारत पर राज्य करते थे और मुगल लोग जो है वो मंदिरों को तोड़ रहे थे और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे थे।
जिसकी वजह से राजनीतिक उथल पुथल के साथ आम जनता में धर्म और आस्था से दूरियां होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो भक्त कवि थे उन्होंने क्या सोचा कि हम अपने काव्य से जनता का मार्गदर्शन करेंगे। तो उन्होंने अपने काव्य के द्वारा लोगों को भक्ति भावना सिखाई, भगवान के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, जिससे जो है लोग धर्म के मार्ग पर जाने लगे और एक दूसरे की सहायता करने लगे। इसलिए इसे जो है स्वर्ण युग भी माना जाता है। और इस समय के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। इन कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में धर्म को प्रत्येक स्वरूप दिखा करके आम व्यक्ति को धार्मिक बनाने का कार्य किया था। समझ में आया कि इस काल में जो है, जब ये काल आया, मतलब जब ये समय आया, तो उस समय मुगल का शासन था और वो लोग जो है हमारे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार पाना चाहते थे, जिसकी वजह से समाज में राजनीतिक उथल पुथल था और लोग अपने धर्म और आस्था से दूर जा रहे थे। तो कवि ने क्या किया कि अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से लोगों को भक्ति भावना के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, जिससे लोगों ने खुद को जाना, भगवान की भक्ति की, धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुए। और इस काल को जो है भक्ति काल को ही स्वर्ण काल भी बोला जाता है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। अब जो है भक्ति काल को दो मुख्य रूपों में या फिर दो मुख्य भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य क्या है? तो इसमें जो है ईश्वर को निराकार माना जाता है, आज्ञा साधना और ध्यान पर जोर दिया जाता है, बिना किसी नाम या रूप के ब्रह्म की उपासना की जाती है। इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल और नानक। यानी कि जो निर्गुण भक्ति काव्य है इसके अंतर्गत भगवान का कोई आकार नहीं होता। अगर उन्हें प्रसन्न करना है तो उनकी आज्ञा माननी होती है, साधना करनी होती है और ध्यान करना होता है। और इसमें भगवान का ना कोई नाम होता है, ना कोई रूप होता है, बल्कि लोग अपने हृदय में ईश्वर को मान करके उनकी पूजा करते हैं। और इसमें जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास हैं, दादू दयाल और नानक हैं। इसका उल्टा सगुण होता है। तो सगुण भक्ति काव्य में क्या होता है कि इसमें ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना की जाती है, यानी कि ईश्वर का एक आकार होता है, उनकी मूर्ति होती है, उसकी पूजा और आरती की जाती है। इसमें भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव आदि। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास और सूरदास। अब उसके बाद आता है कि सगुण भक्ति काव्य। तो सगुण भक्ति काव्य को जो है दो उपशाखाएं इसकी होती हैं। पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो राम की भक्ति करते हैं, राम को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें राम भक्ति की शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे तुलसीदास हो गए। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्तों को रखा जाता है, जैसे सूरदास। और उसके बाद आता है निर्गुण भक्ति काव्य। तो निर्गुण भक्ति काव्य के भी दो उपशाखाएं हैं। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी क्या होता है कि जिनका मानना होता है कि हम भगवान को अपने ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल। और प्रेमाश्रयी शाखा का ये होता है कि इसमें कवि का मानना होता है कि हम अपने प्रेम और भक्ति से ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख कवि हैं जायसी। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि रीतिकाल क्या है। तो रीतिकाल का जो समय था वो था 1701 से 1900 संवत का। रीतिकाल का समय आते आते भारत मुगल शासन से मुक्त हो चुका था। इस समय भारत छोटे छोटे रजवाड़ों, रियासतों में बंट चुका था, जिनमें अधिकांश हिंदू राजा ही थे। और इस समय कविता जो है आम व्यक्तियों के लिए न होकर के राजा की प्रशंसा और विलासिता के लिए होती थी। अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए कवि केवल श्रृंगार रस में ही कविताएं रचते थे। इसीलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। और कवि क्या करते थे इसमें कि अपनी कविताओं में राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित करते थे। और इस समय कविता रचने के लिए व्याकरण के कुछ नियम बनाए गए थे, जिसे रीति कहा गया है। और इस समय की कविता को 3 धाराओं में बांटा गया: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध।
तो इससे प्रश्न बन के आते हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, या फिर रीति मुक्त कवि कौन से हैं। तो जो व्याकरण का नियम बनाया गया था, जो कवि उसका पालन करके कविताएं लिखते थे, वो आते थे रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत, यानी कि जो शास्त्रीय नियमों का पालन प्रमुख रूप से करते थे। उन कवि का नाम है जैसे केशवदास और मतीराम। और रीति सिद्ध के अंतर्गत वो कवि आते थे जिन्हें नियम का, व्याकरण के नियमों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ये नियमों से रिलेटेड कोई भी कविता या फिर कोई भी रचनाएं लिखी नहीं थी। और इनके उदाहरण में आते जैसे बिहारी। और उसके बाद लास्ट है कि रीति मुक्त कवि कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत वो कवि आते थे जो ये व्याकरण का नियम बनाया गया था उसको तोड़ करके स्वतंत्र रूप से अपना रचना करते थे। इसके अंतर्गत आते हैं घनानंद। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध कवि या फिर रीति सिद्धि कवि या फिर रीति मुक्त कवि कौन है और इनमें अंतर। उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो समय था वो था 1911 से वर्तमान समय तक। आधुनिक काल के नाम से परिभाषित इस युग में अनेक युग और वाद समाहित हैं। इस समय भारत में अंग्रेजी शासन हो चुका था और स्वतंत्रता की लहर भारत में तेजी से चलने लगी थी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल विभाग को कई खंडों में बांटकर इसे अलग अलग नाम दिया था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि थे, लेकिन खड़ी बोली को मान्यता भारतेंदु युग में मिली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य, एकांकी और गद्य में राजनीति पर व्यंग करना प्रारंभ कर दिया था। उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग माना गया, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग बोला गया था। इस काल में साहित्य में नए विचार, नए विषय और नई शैलियाँ इनका प्रयोग किया गया था। उसके बाद आधुनिक काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि इस समय जो है हिंदी साहित्य में नए विचार और शैलियाँ आई थी। कुछ नई काव्य धाराएं भी आई जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और इस समय जो है गद्य साहित्य का विकास हुआ, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं का। और उसके बाद इसी समय जो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा बन गई थी, यानी कि भाषा में भी परिवर्तन हुए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आधुनिक काल को कम से कम 5 या 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें हम लोग किताबों में ज़्यादातर 4 या 5 ही पढ़ते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, यही इतना पढ़ते। लेकिन 2-3 और एक्स्ट्रा हैं, जैसे प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। ठीक है, तो इसे डिटेल में देखते हैं कि भारतेंदु युग क्या है। तो भारतेंदु युग का जो समय था वो था 1868 से 1900 तक का। इस युग में हिंदी साहित्य में नए विचारों और शैलियों का प्रवेश हुआ। और भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से ही भारतेंदु युग पड़ा। और एक प्रमुख कवि थे जिनका नाम था प्रताप नारायण मिश्र। और इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ, जैसे निबंध, नाटक और उपन्यास। उसके बाद दूसरा युग आता है द्विवेदी युग, जिसका समय था 1900 से 1920। इस युग में खड़ी बोली हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा बन चुकी थी। और इस युग के प्रमुख कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा। साहित्य में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार का प्रचार होने लगा इस युग में। और अगला युग आता है छायावाद युग। तो जो छायावाद युग का समय था वो था 1920 से 1936 तक का। इस युग में कविता में रहस्यवाद और रोमांटिकता का प्राधान्य रहा, यानी कि इस युग की जो कविताएं थी उसमें कुछ रहस्यता दिखाई देने लगी और कुछ रोमांटिक सीन्स भी दिखाई देने लगे। और इसमें जो प्रमुख कवि थे वो हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। और इसी युग में ही कविताओं में नए प्रतीक और बिंबों का प्रयोग होने लगा। अब उसके बाद आती है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का जो समय है वो था 1936 से 1943 तक का। इसकी शुरुआत सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से हुई।
यानी कि प्रगतिवाद की शुरुआत अज्ञेय द्वारा तार सप्तक के प्रकाशन से हुई थी। इस काल में कविता में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर जोर दिया गया था और इस काल के जो प्रमुख कवि थे वो थे मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और दिनकर। अब उसके बाद आता है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद का समय था 1943 से 1951 तक का। इस काल में कविता में नए प्रयोग और नए रूपों का विकास हुआ। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, केशव, रतनजीत, गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद आता है नई कविता क्या है। तो नई कविता का आरंभ होता है 1951 ईस्वी के आसपास। नई कविता में नए प्रयोग और आधुनिक विचारों को स्थान मिला। इसमें कवियों की व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को महत्व दिया गया। नई कविता ने परंपरागत काव्य नियमों से हट करके नए तरीके अपनाए थे। अब उसके बाद है समकालीन कविता। तो समकालीन कविता का आरंभ हुआ 1960 ईस्वी के आसपास। ये कविता वर्तमान समय की समस्याओं और अनुभवों को व्यक्त करती थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें आक्रोश और विद्रोह की भावना दिखाई देती थी और समाज की मृत मान्यताओं और टूटती हुई परंपराओं की आलोचना, और इसकी भाषा सरलता और इसमें सीधापन दिखाई देता था। अब ये तो हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आदिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां। तो वीर गाथा काव्य की परंपरा, भक्ति और प्रेम की भावना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवियों के नाम। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास, गुरु नानक, गोरखनाथ, नामदेव और दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है प्रमुख सूफी कवियों के नाम, जिसमें आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, अमीर खुसरो और कबीरदास। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जायसी की प्रमुख रचनाओं के नाम। तो इसमें है पद्मावत, अखरावट और कहरनामा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं के नाम। तो सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं। तो अलंकार और छंदों का प्रयोग किया जाता था और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, झरना, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती। और उसके बाद पूछा है कि वाड़ी का डिटेक्टर किसे कहा गया। तो वाड़ी का डिटेक्टर महादेवी वर्मा को कहा गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि छायावाद पूर्व के कवि कौन थे। तो छायावाद के पूर्व कवि घनानंद थे, लेकिन अगर काल की बात करें तो ये रीतिकाल के कवि थे। उसके बाद पूछा है कि छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद कवि में आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद। और अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। सूरदास एक प्रमुख कृष्ण भक्त थे। तो अगर आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। जीवन परिचय मैंने अपलोड किया है, जो नहीं देखे वो देख लेना। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्त थे। वो कृष्ण की आराधना करते थे और उनसे प्रेम करते थे, जो कि उनकी पदों में भी देखा जाता है। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और प्रेम लीला का वर्णन किया है। और अगला क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल में जो है, इस काल में कविता में अलंकार और श्रृंगार का अधिक प्रयोग किया जाता था। कवियों को राजाओं का आश्रय मिला था इसमें, और रीतिकाल में काव्य शास्त्रीय नियमों पर अधिक ध्यान दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण धारा है जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में समाज की विसंगतियों पर प्रहार, दलित और शोषित वर्ग की आवाज बनना और यथार्थवादी चित्रण शामिल है। प्रगतिवाद लेखक समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं को उजागर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं, यह स्पष्ट कीजिए। तो घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उन्हें प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम की गहरी पीड़ा और भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी रचनाएं प्रेम की भावनात्मक और संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए भी जानी जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के अवदान पर प्रकाश डालिए। तो छायावाद हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्यधारा है। इसके अवदान इस प्रकार से हैं कि छायावाद ने हिंदी कविता में एक नई भावनात्मक और अभिव्यक्ति की शैली दी। इसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और रहस्यवाद का सुंदर चित्रण हुआ। प्रमुख कवियों में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद ने हिंदी कविता को एक नई ऊंचाई भी दी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अभिप्राय यह है कि हिंदी भाषा और साहित्य समय के साथ बदलते हुए नए रूपों और विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। हिंदी ने आधुनिकता को अपनाया और नए संदर्भों में खुद को ढाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सिद्ध साहित्य में प्रमुख कवियों में से एक है सरहपा। सरहपा बौद्ध सिंध थे जिन्होंने दोहों की रचना की। उनका साहित्य बौद्ध तांत्रिक विचारों और साधना पर केंद्रित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि सगुण और निर्गुण काव्य का स्वरूप स्पष्ट करें। तो सगुण काव्य में भगवान को साकार रूप से वर्णित किया जाता है, जैसे राम या कृष्ण। इसमें भक्ति भावना प्रमुख होती है। निर्गुण काव्य में भगवान को निराकार रूप और गुणों से परे माना जाता है। इसमें ज्ञान और साधना पर जोर दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य में गोरखनाथ के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो नाथ साहित्य में गोरखनाथ एक प्रमुख योगी और कवि थे। उन्होंने नाथ संप्रदाय को मजबूत किया और योग तथा तंत्र पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोरखनाथ की रचनाएं नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्होंने हठ योग के विकास में भी योगदान किया। हिंदी साहित्य का काल विभाजन मुख्यतः कितने भागों में किया गया था, ये अगला क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन मुख्यतः निम्नलिखित भागों में किया गया। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है, पहला ही क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में हुआ: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इसे विभाजित करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के राम पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो तुलसीदास के राम सगुण भक्ति के प्रतीक हैं। तुलसी ने राम को आदर्श मानव और भगवान के रूप में चित्रित किया है। उनकी रचना रामचरितमानस, जो कि अवधी में लिखी गई है, उसमें राम की कथा के माध्यम से भक्ति और नैतिकता का संदेश दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संत साहित्य में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव प्रमुख रूप से दिखाई देता है। अधिकांश संतों ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। संतों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और संतों ने अपनी रचनाएं जनसाधारण की भाषा में लिखी थी ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं बताएं। तो सिद्ध साहित्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्यतः बौद्ध सिंधु द्वारा रचित है। इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें तांत्रिक और यौगिक अनुभवों का वर्णन है। सिद्ध साहित्य में साधारण भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें समाज की विसंगतियों और रूढ़ियों की आलोचना की जाती है। सिंधु ने अपनी रचनाओं में जनभाषा का उपयोग किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि घनानंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं प्रेम और श्रृंगार पर केंद्रित थी। घनानंद की रचनाएं हैं अपनी भावपूर्णता और भाषा की सुंदरता के लिए जानी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों में अंतर। तो रीतियों को स्वाभाविक रूप से अपनाया, काव्य में रीतियों का पालन सहज रूप से किया, वो होते हैं रीति सिद्ध कवि। श्रृंगार रस का प्राधान्य, अलंकारों का प्रयोग किया गया, उदाहरण के रूप में बिहारी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रीति मुक्त कवि। तो रीतियों के बंधन को तोड़ करके जो कवि रचनाएं करते हैं वो आते हैं रीति मुक्त के अंतर्गत। इसमें काव्य में भाव और अनुभूति की प्रमुखता दिखाई देती है। श्रृंगार के साथ अन्य रसों का भी वर्णन किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग कम किया जाता है। उदाहरण के रूप में है घनानंद और बोधा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपका जो है इससे रिलेटेड हिंदी साहित्य के काल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले थे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।